आप सबको इकोनॉमिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज नेशनल इनकम का जो एक बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट जिस पर नेशनल इनकम डिपेंड करता है वह है जीडीपी। आज हम जीडीपी टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जीडीपी का पूरा नाम होता है, जीडीपी को पूरा कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इस जीडीपी को समझाने से पहले हम यह देखें कि यह जीडीपी टर्म आया कहां से, जीडीपी टर्म किसने दिया और कैसे यह जीडीपी टर्म पूरी इकोनॉमी में फैलता चला गया। सर्वप्रथम यह जीडीपी टर्म जो लाने वाले व्यक्ति थे, अमेरिकन अर्थशास्त्री, अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर साइमन, इन्होंने ही जीडीपी टर्म को सबसे पहले उन्होंने लाया था। क्योंकि 1929-30 की महामंदी के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त सा हो चुका था। उस कंडीशन में, उस स्थिति में जो हमारे उस समय की जो बैंकिंग व्यवस्था थी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था, वह इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर बात कर रहा था और वह तरह तरह के टर्म को उद्घोषित किया था। उसी बीच में अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन आए और उन्होंने जीडीपी टर्म दिया। उन्होंने कहा कि जीडीपी के माध्यम से ही किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को मेजर किया जा सकता है कि वह अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है या अर्थव्यवस्था घट रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था विकास की ओर है या अर्थव्यवस्था विकास की ओर नहीं है। इसलिए जीडीपी टर्म सबसे पहले ये आपके साइमन साहब ने दिया था। इन्होंने लगभग 1935 से 1944 तक पूरे यूरोपीय स्तर तक जीडीपी टर्म को इनिशिएट किया गया था, जीडीपी टर्म को लाया गया था। 1945 के बाद जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जीडीपी टर्म को क्या किया गया था, विख्यात हो गया था। किनके माध्यम से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जीडीपी टर्म को शुरुआत हो गया था। जीडीपी से क्या फायदा होता है, जीडीपी क्यों हम करते हैं? तो जीडीपी से ही हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या विकास नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं कि जब जीडीपी में राइजिंग होती है, तो जैसे ही जीडीपी राइज होता है तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, भले वो घरेलू इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अर्थात घरेलू कोई कंपनी हो, घरेलू कोई उद्योग हो या विदेशी उद्योग हो, यह सब के सब हायर जीडीपी को देकर के आकर्षित होते हैं और अधिक से अधिक वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जीडीपी राइज होता है तो इंडस्ट्री का इंस्टॉलेशन अधिक होता है, इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन अधिक होता है, अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है बढ़ने लगता है। जैसे अधिक इंडस्ट्री बढ़ता है वैसे ही रोजगार बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही रोजगार में वृद्धि होती है तो लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, अर्थात लोगों की इनकम में राइजिंग होने लगता है। जैसे इनकम राइज होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। जैसे ही क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाता है, कुल डिमांड इकोनॉमी का बढ़ने लगता है। कुल डिमांड जैसे बढ़ने लगता है तो फिर से उत्पादन की मांग होने लगती है, उत्पादन की मांग होने लगती है तो फिर निवेश स्तर में वृद्धि होती है, निवेश स्तर में वृद्धि होते फिर उत्पादन होता है, फिर जीडीपी राइज होता है। तो इस तरह से अगर जीडीपी में कमी होती है तो कोई भी उत्पादक, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट उस देश में अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है और कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनी नहीं चाहता है, भले वो देशी कंपनी हो या विदेशी हो,
वो कहता है जब उस देश की जीडीपी ही नीचे जा रहा है तो उसमें हमें पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह इन्वेस्टमेंट करने से पीछे हट जाता है। और जब वो पीछे हट जाता है तो निश्चित रूप से जब इंडस्ट्री नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं होगी, वह अर्थव्यवस्था नीचे की ओर चला जाता है। इसीलिए जीडीपी एक बेसिक आधार है कि जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों की इनकम में राइजिंग होगी, इनकम राइज होगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा फिर प्रोडक्शन की तरफ लोगों प्रोडक्शन की ओर आगे की ओर जाया जा सकता है। इकोनॉमी को गुड्स एंड सर्विसेज को और प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसके कारण से यह भी हो सकता है कि लोग अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर जीडीपी बढ़ेगी। ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रह जाता है। तो इसलिए सभी देश के जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा इस बात पर विचार रखती है, इस बात पर ध्यान देती रहती है कि किसी भी तरह हमारे देश की जीडीपी बढ़े। और जीडीपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती रहती है, तरह तरह की प्लानिंग करती है। उस प्लानिंग के जरिए वह उस देश की जीडीपी को बढ़ाने का प्रयास करती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वह साल में एक बार नहीं होता है, साल में 4 बार जीडीपी का कैलकुलेशन होते हैं। 3-3 महीने पर, जैसे 1 अप्रैल से 30 जून तक, यानी 3 महीने पर 4 बार जीडीपी का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, वह 3-3 महीने पर एस्टिमेट किया जाता है। यानी पहला जो एस्टिमेशन है 1 अप्रैल 30 जून को, दूसरा एस्टिमेशन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, थर्ड होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, फोर्थ होता है 1 से 31 मार्च तक। और ये 1 ईयर जो हमारा जो हो जाता है, ये पूरा जो 1 अकाउंटिंग ईयर हमारा ये पूरा हो जाता है। और इस 1 अकाउंटिंग ईयर में टोटल हमारा जितना जीडीपी है उस देश का जीडीपी माना जाता है उस वर्ष। जैसे और इसको एवरेज निकालते हैं, मान लिया कि 1 अप्रैल का जीडीपी 4% है, ये 5% है, ये 6% है, ये 8% है, इस सबको हम जोड़ देते हैं। 8, 6, 14, 14 और 5, 19, 19 और 4, 23 में हमने 4 से भाग दे दिया। तो इस तरह से 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, अर्थात हमने 5.7% हमारा उस ईयर का जीडीपी मान लिया कि 2018-19 यानी 2018-19 का हमें टोटल जीडीपी कितना हुआ। तो हमें वो हर 3-3 महीने पर जो हमारा जीडीपी निकला उन सारे जीडीपी को हम प्लस करके उसका एवरेज निकाल देते हैं, उस ईयर का हमारा एक जीडीपी निकल जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जीडीपी को हम एस्टिमेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी का डेफिनेशंस क्या होता है। इंटायर डेफिनेशंस की बात करें जीडीपी की डेफिनेशंस पर, तो हम जीडीपी की डेफिनेशंस में कहते हैं इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज नोन एज द जीडीपी। तो आज हम उसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी को हम डेफिनेशन के आधार पर हम कैसे हम डिस्कस करें। क्या बोलते हैं जीडीपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced under the domestic territory within an accounting year, कहने का मतलब हुआ कि एक घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया कि एक लेखा वर्ष के अंतर्गत
उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। हमने कहा इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी मान लेते हैं ये हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये सारे, अर्थात एक ज्योग्राफिकल इंडिया के जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसी तरह किसी भी देश का जो घरेलू सीमा होता है, उस घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी उस देश के रेजिडेंट्स, जो भी निवासी है और गैर निवासी है, उन दोनों के द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के योग को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी बोलते हैं। हमने कहा जैसे मान लिया कि एक घरेलू सीमा है हमारा ये, और इस घरेलू सीमा के अंतर्गत ये देशी जो हमारे देश की जो कंपनी है वह 10 कोई चीज उत्पादन किया, विदेश का कंपनी है वह कोई 20 उत्पादन किया, इसी तरह सरकार हमारे देश की वो भी मान लिया कि 5 उत्पादन किया। यह तीनों का जो हम जोड़ देते हैं, यही इस डोमेस्टिक टेरिटरी का ये हमारा जीडीपी के रूप से जाना जाएगा। 20, 10, 30, 5, 35, ये हमारा 35 जो गुड्स है, यही डोमेस्टिक टेरिटरी का इनकम माना जाता है। इसी को हम कह सकते हैं क्या, हम जीडीपी भी बोलते हैं। लेकिन जीडीपी को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू। क्यों करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में मेजर, इसलिए करते हैं कि जीडीपी जब भी हम निकालते हैं किसी भी देश, किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत लाखों तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, और वो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबकी जो यूनिट्स है वो अलग अलग होता है, और सबका यूनिट्स अलग अलग होने के कारण से सबको एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए उसको हम मनी में पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और मनी में ट्रांसफॉर्म करके तब हम जोड़ देते हैं, तो आसानी से उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम जोड़ लेते हैं, तो वो हमारा जीडीपी एमपी निकल जाता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, उस सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के फॉर्म में जब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो वह टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गया, राइट। तो ये वही टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो हो जाता है उस अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, उसी को हम सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। कि उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, मान लेते हैं कि 211-12 में हमारे यहां इंडिया 3 तरह के गुड्स को प्रोडक्शन किया। पूरे एक साल में वह 3 तरह के गुड्स का प्रोडक्शन किया। मान करके चलते हैं कि व्हीट 20 टन का प्रोडक्शन किया, क्लॉथ 100 मीटर का प्रोडक्शन किया, शुगर 5 टन का प्रोडक्शन किया। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये मीटर है, ये टन है, तो दोनों को एक साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, उस साल का जो एग्जिस्टिंग प्राइस होता है, उस एग्जिस्टिंग प्राइस को उसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात 20 टन को 100 रुपीज पर टन के हिसाब से जो व्हीट है, इसको हमने 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 हो गया। क्लॉथ जो 100 मीटर है, 5 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मार्केट में इसकी वैल्यू है, इसको 5 से 100 से मल्टीप्लाई किया, 500 हो गया। 5 टन है, इसको 500 से मल्टीप्लाई 2500 हो गया। इस तरीके से इन सारे वैल्यू को हमने जोड़ दिया, ये 5000 जो रुपीज हो गया, यही हमारा जीडीपी कहलाया। ये क्या कहलाया हमारा, ये जीडीपी कहलाया। तो इस तरह से हमने जीडीपी को कैसे मेजर किया, जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, इसको हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। आपको बताऊं कि जीडीपी एमपी जो है, जब भी मेजर करते हैं 2 तरह से। जीडीपी एम को एक को कहते हैं रियल, दूसरे को कहते हैं मॉनेटरी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी। रियल जीडीपी क्या होता है, जब बेस ईयर के प्राइस से, क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी जब भी हम निकालते हैं
कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर को मल्टीप्लाई करके हम रियल जीडीपी निकालते हैं। जैसे मान लिया 2018-19 का हमें रियल जीडीपी निकालना है, तो 2018 में जो प्रोडक्शन हुआ 30 गेहूं का प्रोडक्शन है 30 टन, क्लॉथ का प्रोडक्शन है 200, शुगर का प्रोडक्शन है 10 टन। ये 2018 में इतना ही प्रोडक्शन हुआ। उस समय इसकी जो प्राइस थी वो 1000 रुपीज के हिसाब से, 20 के हिसाब से, 16 के हिसाब से। और जो हमारा बेस ईयर था वो 2011-12 हमने बेस ईयर लिया, क्योंकि सीएसओ जो प्राइस फिक्स करती है उसको बेस ईयर प्राइस करती है। और हमारे अभी भी हमारे देश में जो बेस ईयर प्राइस है वह 2011-12 के बेस पर हमारे यहाँ बेस ईयर प्राइस फिक्स होता है। उसको हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 30 को 5 रुपीज से 200 को मल्टीप्लाई किया, 500 से 10 को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से हमारा हुआ ये 3000 रुपीज, 1000 रुपीज, 500, ये तीनों को प्लस कर दिया 9000, ये हमारा रियल जीडीपी हो गया। और कांस्टेंट जो मॉनेटरी जीडीपी जो कहते हैं, मॉनेटरी जीडीपी क्या है? क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा निकलता है वो हमारा क्या निकल गया? करंट प्राइस पर जीडीपी हमारा निकला। जैसे यहां देखिए, यहां पर प्राइस है 2018-19 का हमें जीडीपी निकालना है करंट प्राइस पर, तो करंट प्राइस 1000 रुपीज पर टन है, 20 रुपीज पर मीटर है, 16 रुपीज पर है। और उस ईयर का जो हमारा क्वांटिटी हुआ 30, 200 और 10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 30,000, 20 को 200 से मल्टीप्लाई किया 4000, 1600 को 10 से मल्टीप्लाई 16,000, इसको जोड़ दिया हमारा हो गया ये 50,000। ये जीडीपी एट करंट प्राइस हो गया, ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हो गया। इसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, जिसको मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इसको बोलते हैं हम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। दोनों में क्या अंतर है? वास्तविक से एग्जैक्ट परफॉर्मेंस पता चलता है किसी भी देश का, और वह जब भी प्रभावित होता है, जब उत्पादन में वृद्धि होगी तभी रियल जीडीपी में वृद्धि होगी, उत्पादन में कमी होगी तो रियल जीडीपी में कमी होगी। लेकिन जो करंट प्राइस में करंट प्राइस पर जो जीडीपी को हम मेजर करते हैं, तो जब प्राइस में राइजिंग होगी तो जीडीपी राइज होगा। साथ साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके क्वांटिटी में वृद्धि होने के कारण से भी उसके मॉनेटरी इनकम में मॉनेटरी इनकम राइज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पर जो सीएसओ फिक्स करता है जो प्राइस, उस प्राइस पर इसको काउंट किया जाता है। और जो प्राइस एग्जिस्टिंग होता है उस प्राइस पर करंट ईयर का जीडीपी मेजर किया जाता है। बेस ईयर प्राइस पर जो मेजर किया जाता है इसको नेशनल इनकम में लिया जाता है, और यही एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को शो करता है। जो करंट ईयर पर लिया जाता है यह एग्जैक्ट परफॉर्मेंस को नहीं शो करता है, यह एक इन्फ्लेशन को शो करता है, मुद्रास्फीति को बताता है। इसलिए हमेशा देश की नेशनल इनकम निकालने के लिए हम बेस ईयर प्राइस को हम लेते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने जीडीपी के बेसिक कंसेप्ट पर हम लोगों ने डिस्कस किया, और जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे इनिशिएट हुआ था, रियल जीडीपी क्या है और मॉनेटरी जीडीपी क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने इन चीजों पर डिस्कस किया। और चूंकि समय कम है और बहुत सारे अदर क्लासेस भी हैं, तो हम लोग यहाँ आज यहीं पर विराम रखते हैं, और इसके बाद हम इस जीडीपी से रिलेटेड कुछ इसकी सीमाएं हैं, इस सीमाओं को पर हम दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट इट। ओके।